Hello everybody, how are you all? So this is the second video on Industrial Relations Code 2020. इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने डेफिनेशंस वाला पार्ट कवर करा है और इस पे मैं चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ विच इज़ बायपार्टाइट फोरम। अगर आप लोगों को एक सिंपल सा समरी देखना है कि मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड क्या है एक्चुअली में, तो मैंने इसका एक ओवरव्यू पे एक वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। एंड दीज वीडियोस आर बेसिकली ऑफ इन डिटेल। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड डिटेल में अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ और ये वाला वीडियो सेकंड वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई बटन में लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट जिसमें डेफिनेशंस मैंने कवर करी है। नाउ दिस वीडियो इज ऑन चैप्टर 2 विच इज बायपार्टाइट फोरम। व्हेन आई एम सेइंग बायपार्टाइट फोरम इट मीन्स एक ऐसा फोरम, एक ऐसी कमेटी या बोर्ड जिसपे दो पार्टीज होती हैं। अब दो पार्टीज हैं तो कौन सी हैं? एम्प्लॉयर की एंड एम्प्लॉय की। और इसमें बायपार्टाइट फोरम अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें हम वर्क कमेटी एज वेल एज ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं, एक बायपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन बायपार्टाइट फोरम या ट्राईपार्टाइट फोरम्स होते हैं। अब ट्राईपार्टाइट एंड बायपार्टाइट, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, सिंपल। अगर थर्ड पार्टी अगर बोल दें तो गवर्नमेंट, अगर किसी भी फोरम में या कोई बोर्ड में थर्ड पार्टी का रोल आ जाता है, यानी गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो ट्राईपार्टाइट फोरम बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्क कमेटी। सो वर्क कमेटी सेक्शन 3 में वर्क कमेटी के बारे में दिया गया है इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। in the case of any industrial establishment in which 100 or more workers are employed, तो किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं या प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन एम्प्लॉय हुए हैं, तो वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एम्प्लॉयर को ये बोलेगी कि वो वर्क कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करे in such manner as may be prescribed and consisting of employer and workers। तो उस वर्क कमेटी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो दोनों साइड से होंगे, एम्प्लॉयर की साइड से एज वेल एज वर्कर्स की साइड से, और दोनों के जो नंबर्स होंगे मतलब इक्वल होंगे। अगर एम्प्लॉयर की साइड से 5 मेंबर्स हैं वर्क कमेटी में, तो वर्कर्स की साइड से भी 5 मेंबर्स होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। The representatives of the workers shall be chosen from among the workers। तो जो वर्कर्स होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चूज होंगे? वर्कर्स जो वहाँ पर हैं उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में, उनकी कंसल्टेशन के मतलब उनसे कंसल्ट किया जाएगा, और एज वेल एज जो ट्रेड यूनियन एक्टिव है वहाँ से कंसल्ट करा जाएगा इफ़ एनी, रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजन। तो मतलब सिंपल है, कंसल्टेशन के थ्रू सपोज एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो 100 के 100 वर्कर्स एज वेल एज अगर कोई ट्रेड यूनियन एक्टिव है वो भी मिल के डिसाइड करेगी कि कौन उस वर्क कमेटी को रिप्रेजेंट करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ वर्क कमेटी। अब वर्क कमेटी का मकसद क्या है, वो क्यों फॉर्म होती है, इसको देख रहे हैं। तो वर्क कमेटी के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करती है? टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग amity and good relations between the employer and worker, and to that end to comment upon the matters of their common interest और कंसर्न एंड एंडेवर टू कंपोज एनी मटीरियल डिफरेंस। तो सीधा सीधा सा इसका ये मतलब है कि वर्क कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है या वो कॉन्स्टिट्यूट इसलिए होती है ताकि वो गुड रिलेशंस बना सके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, गुड एंड कॉर्डियल हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो बेसिकली वर्क कमेटी क्या करती है? डिस्प्यूट में उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट है, अराइज हुआ है या एप्रीहेंड है, मतलब होने की संभावना है, तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है वर्क कमेटी का। वर्क कमेटी जो है उसका काम क्या है? वो ऐसे काम करती है, ऐसे मेजर्स है, ऐसे मेजर्स को प्रमोट करती है, ऐसे एक्शंस करती है, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देती है
या बेसिकली प्रिवेंटिव मशीनरी है। तो सेटलमेंट मशीनरी हम नहीं बोलेंगे वर्क कमेटी को। प्रिवेंटिव मशीनरी और सेटलमेंट मशीनरी में क्या डिफरेंस है? तो प्रिवेंटिव मशीनरी का मतलब है कि वो डिस्प्यूट हो, ऐसी मशीनरी जो डिस्प्यूट होने ही ना दे, उसको प्रिवेंट करे जितना हो सकता है, एज फार एज पॉसिबल। क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डिस्प्यूट नहीं होगा, लेकिन एज फार एज पॉसिबल जो मशीनरी होगी वो डिस्प्यूट ना हो ऐसी काम करेगी। मतलब कुछ ऐसे मेजर्स अपने हाथ में लेगी, कुछ ऐसे मेजर्स को करेगी, ऐसे मेजर्स को प्रमोट करेगी ताकि एक हार्मनी बन सके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे से कैरी ऑन हो सके, कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, उन जो एम्प्लॉयर है एंड वर्कर्स है उनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस ना हो जितना हो सकता है। तो वर्क कमेटी क्या है? इट इज़ अ प्रिवेंटिव मशीनरी। इट लुक इनटू द मैटर कि डिस्प्यूट्स प्रिवेंट करें, ऐसी चीज़ें ही ना हो जिससे आगे चल के डिस्प्यूट पैदा हो सके। ठीक है, लेकिन अगर हम सेटलमेंट मशीनरी की बात करें तो सेटलमेंट मशीनरी क्या होती है? सेटलमेंट मशीनरी का मतलब है कि जब डिस्प्यूट हो गया है, यानी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो चुके हैं, उसमें ग्रीवेंसेस आ गए हैं, डिस्प्यूट हो चुका है, उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करना है वो देखती है। तो वर्क कमेटी क्या है? इट इज़ अ बेसिकली अ प्रिवेंटिव मशीनरी। तो इट प्रमोट्स, इट इज़ अ ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या है? टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशनशिप। तो कॉमन मतलब एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स जो हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। तो बेसिकली अच्छे और कॉर्डियल रिलेशंस इस्टेब्लिश करना, ये उसकी ड्यूटी है। आई होप आपको वर्क कमेटी के बारे में समझ में आया होगा। इन केस कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सेक्शन 4, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स। तो वर्क कमेटी में क्या था? 100 और मोर थे, राइट। और ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी क्या है? जीआरसी इसको हम बोल लेते हैं। तो इसमें क्या है? 20 और मोर वर्कर्स है जहां पर शैल हैव 1 और मोर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी फॉर resolution of disputes arising out of individual grievances। तो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं सेटलमेंट मशीनरी, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो ये क्या हो गई? सेटलमेंट मशीनरी होगी। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकता है? एक या एक से ज़्यादा कमिटीज, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। The GRC grievance redressal committee shall consist of equal number of members representing employer and workers to be chosen in such a manner as may be prescribed। So simple, जो भी members होंगे, जो भी representatives होंगे, जो workers को represent कर रहे हैं as well as employers को represent कर रहे हैं, उनका जो number होगा वो equal होगा। जैसे कि work committee में था, अगर 5 members हैं employers के तो 5 members workers के भी होंगे। Chairperson of grievance redressal committee shall be selected from among persons representing the employer and workers alternatively on rotational basis। तो मतलब अब चेयरपर्सन कौन होगा? तो रोटेशनल बेसिस का मतलब होता है अगर जिस साल, सपोज इस साल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई तो पहले साल एम्प्लॉयर की साइड से कोई चेयरपर्सन बन गया, फिर नेक्स्ट ईयर वर्कर्स की साइड से चेयरपर्सन बन गया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगेन एम्प्लॉयर देन वर्कर। तो ऑल्टरनेटिवली रोटेशनल बेसिस पे चेयरपर्सन डिसाइड हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या होता है जब नेट का अगर आप एग्जाम देखेंगे कभी कभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टली का मतलब है 1 लाइन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कभी कभी क्या होता है आपको ना ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे, अब इनमें से एक ऑप्शन रॉन्ग होगा, तो आपको ये पता करना है कि कौन से ऑप्शंस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी के लिए सही हैं एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो आपको ये सेम ऐसा ही ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर 20 नहीं 30 कर दिया होगा, लेट से 10 कर दिया होगा, और आपको ये, तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। और जो आंसर्स होंगे वो कैसे होंगे कि A B C फॉलोज, B and C फॉलोज,
डी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इस टाइप से ऑप्शंस होते। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी के लिए। तो इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डायरेक्टली 1 लाइनर्स नहीं पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अकॉर्डिंग ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी में कितने मेंबर, मतलब कितने इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि आप ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी अपॉइंट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है जीआरसी के अकॉर्डिंग, तो आपको वो मार्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स of grievance redressal committee shall not exceed 10. I'm sorry, wait a minute. Okay guys, sorry for the interruption, so let's start again. The total number of members of the grievance redressal committee shall not exceed 10. तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होगी उसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो कितने होने चाहिए, शैल और मतलब maximum of 10 members, provided that there shall be an adequate representation of women workers in the grievance redressal committee, and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the workers employed in the industrial establishment. Okay, तो इसमें पहले बोल रहा है कि GRC ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 10 होंगे, एंड उसमें वुमेन का होना भी ज़रूरी है। अब वुमेन कितनी होनी चाहिए, तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जितना उस इस्टेब्लिशमेंट में वुमेन और मेल वर्कर्स का रेशियो है, मतलब टोटल अगर वर्कर्स सपोज 100 हैं, ठीक है, और उसमें 20 वुमेन्स हैं लेट्स से, या 30 वुमेन है, तो 80-20 का रेशियो है यहाँ पर। तो वही रेशियो इस कमेटी में भी होना चाहिए। तो जिस प्रपोर्शन में पूरे इस्टेब्लिशमेंट में विमेन मेंबर्स हैं एज़ कंपेयर टू दी होल मेंबर्स, मतलब मेल मेंबर्स के पूरा उनको काउंट करके, तो वही जो भी उसका प्रपोर्शन होगा विमेन मेंबर्स का, वैसा ही प्रपोर्शन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में भी होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। An application in respect of any dispute referred to in subsection 1 may be filed before grievance redressal committee by any aggrieved worker in such a manner as may be prescribed within 1 year from the date on which the cause of action of such dispute arise. तो अगर जिस दिन dispute arise होता है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर जो भी aggrieved worker है, मतलब जो भी रिलेटेड पार्टी है वर्कर, वो वर्कर एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को। तो ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, विद इन 1 ईयर। द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस दिन जब भी डिस्प्यूट अराइज होता है उस टाइम से 1 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जीआरसी को, और जीआरसी के पास जब एप्लीकेशन पहुंच जाएगी तो उसके पास तब 30 days का टाइम होगा कि वो पूरा का पूरा डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है, उसको सेटल डाउन कर सके। डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ऑन एनी एप्लीकेशन फाइल्ड शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी व्यू ऑफ द कमेटी। तो डिसीजन कैसे अराइज होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनमें से जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो ए डिसीजन को बोल रहे हैं और बाकी के बी डिसीजन को, तो माना जाएगा कि ए डिसीजन फाइनल डिसीजन है कमेटी का। लेकिन जब वो फाइनल डिसीजन कमेटी अनाउंस करेगी, प्रोनाउंस करेगी, और वर्कर्स के पास पहुंचा वो डिसीजन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा वर्कर्स अगर उस डिसीजन को मान रहे होंगे, जो डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी ने लिया है, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द कमेटी ने लिया है, उस डिसीजन को मान रहे होंगे, तभी वो डिसीजन एक्चुअली में माना जाएगा कि डिसाइड हो गया है डिस्प्यूट। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी ने जो डिसीजन बोला है, प्रोनाउंस किया है, वो डिसीजन मैक्सिमम मतलब हाफ ऑफ द वर्कर्स को मंजूर नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स को मंजूर नहीं है, उनको नहीं खुश है वो उस डिसीजन से, तो फिर ये माना जाएगा कि कमेटी डिसाइड नहीं कर पाई है डिस्प्यूट को।
और जिस दिन भी डिसीजन आया है, जिस दिन भी फाइनल जजमेंट आया है कमेटी का, चाहे वर्कर्स ने माना हो या ना माना हो, सपोज कमेटी के पास एप्लीकेशन पहुंची, उसके पास 30 डेज़ का टाइम था, उसने डिसीजन दिया अपना, ठीक है। अब डिसीजन को आधे से ज़्यादा वर्कर्स ने माना तो वो डिसीजन माना जाएगा, और अगर नहीं माना तो नहीं माना जाएगा। अब सपोज नहीं माना डिसीजन, वर्कर्स खुश नहीं है डिसीजन से, तो क्या होगा? तो जिस दिन भी वो डिसीजन आया है उस दिन से 60 डेज़ के अंदर वर्कर्स के पास ये टाइम है, वो क्या कर सकते हैं? द वर्कर्स हु इज़ अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी or whose grievance is not solved by the committee within the specified time may within the period of 60 days or from the date on which the period specified expires, as the case may be, file an application for the conciliation. तो 60 डेज़ का उसको टाइम पीरियड मिला है, या ऐसा कोई टाइम पीरियड जो ऑथराइज्ड कमेटी, ऑथराइज पर्सन ने बोला हो, ऑथराइज अथॉरिटी ने बताया हो, ऐसा कोई टाइम पीरियड। अदरवाइज 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड है, कब से? जिस दिन कमेटी का डिसीजन आया है और वो डिसीजन वर्कर्स को मंजूर नहीं है, तो उस दिन से 60 डेज़ के अंदर वर्कर्स रीअपील कर सकते हैं कॉन्सिलेशन ऑफिसर को। वो अपनी एप्लीकेशन कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास भेज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट थ्रू ट्रेड यूनियन की हेल्प से। जो भी उनकी उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में एक्टिव ट्रेड यूनियन है, उसके थ्रू वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर को विद इन 60 डेज़ क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि वो जो अनडिसाइसिव डिस्प्यूट है उसको कॉन्सिलेशन ऑफिसर डिसाइड कर सके। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminate the service of individual worker, any dispute or difference between worker and employer connected or arising out of such discharge, dismissal or retrenchment shall be deemed to be an industrial dispute. तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी इंडिविजुअल वर्कर को डिस्चार्ज करता है, डिसमिस करता है, रिट्रेंच करता है या टर्मिनेट करता है अदरवाइज, और इसकी वजह से, इस डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट की वजह से इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में आएगा, कैटेगरी में आएगा। any such worker as may make an application directly to the tribunal. कौन सा वर्कर? वो वर्कर जिसको डिस्चार्ज किया गया, डिसमिस किया गया, रिट्रेंच किया गया है या अदरवाइज टर्मिनेट करा गया है, और ऐसे सिचुएशन में वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है जिसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान रहे हैं, तो वो वर्कर डायरेक्टली, क्योंकि वो इंडिविजुअल वर्कर है, वो डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे सकता है फॉर एजुडिकेशन of the dispute they are referred therein after the expiry of 45 days from the date he has made the application to the conciliation officer of the appropriate government for conciliation of the dispute and on the receipt of such application the tribunal shall have the power and jurisdiction to adjudicate. तो अगर कोई इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो पहले वो क्या करेगा? पहले वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा, अप्लाई करेगा। अगर कॉन्सिलेशन ऑफिसर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, सेटल डाउन नहीं कर पा रहा है, तो 45 डेज़ के बाद वो डायरेक्टली एडजुडिकेशन के लिए ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है, और ट्रिब्यूनल उस मैटर को देखेगी फिर। और ये ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल, नेशनल कुछ भी हो सकती है। जनरली तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगी, क्योंकि सिंगल एम्प्लॉय है, तो नेशनल ट्रिब्यूनल का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ट्रिब्यूनल का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल। The application referred to shall be made to the tribunal before the expiry of 2 years from the date of discharge, dismissal, retrenchment. तो ट्रिब्यूनल तक एप्लीकेशन कब तक पहुंचनी है? कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास पहुंच गया, ठीक है, डिसाइड नहीं हुआ केस, तो ट्रिब्यूनल के पास पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो टोटल मिला के, मतलब जिस दिन डिस्चार्ज या जो भी सेड थिंग हुआ है जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस दिन से 2 साल का टाइम मिलता है कि वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। तो उस 2 साल के पीरियड में ऑब्वियसली वो पहले कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा,
फिर उसके बाद कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बाद 45 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है उसको पूरा पास ऑन करने के बाद फिर वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इन केस आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। सो दिस वॉज इट। ये पार्ट 2 था बाई पार्टाइट फोरम, जिसमें वर्क कमेटी और जीआरसी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के बारे में हमने पढ़ा। लेट्स टेक अ रीकैप, हमने क्या क्या पढ़ा हम ये देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहले हमने पढ़ा कि 100 एंड ज़्यादा मेंबर्स जहाँ होंगे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ वर्क कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, मतलब वर्क कमेटी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो एम्प्लॉयर के साइड से भी होंगे, वर्कर की साइड से भी होंगे, और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो इक्वल इन नंबर होंगे। ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उनमें से कैसे रिप्रेजेंटेटिव चूज होंगे, वो कंसल्टेशन के थ्रू चूज होंगे, राइट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ वर्कर। अब वर्क कमेटी की ड्यूटी क्या है? वर्क कमेटी की ड्यूटी है कि वो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बने रहे हैं, वो ऐसे मेजर्स को प्रमोट करते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ना हो, वो ऐसा मेजर्स को प्रमोट करते हैं। बेसिकली प्रिवेंटिव ड्यूटी है उनका जो रोल है वो प्रिवेंटिव रोल है, टू प्रिवेंट द डिस्प्यूट टू हैपन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन सेक्शन 4 ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, 20 या 20 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे जिस इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ जीआरसी कॉन्स्टिट्यूट होगी। दोनों की इक्वल मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयर्स के एंड वर्कर्स के। चेयरपर्सन ऑल्टरनेटिवली हम इलेक्ट करेंगे, अगर एक साल एम्प्लॉयर का है तो दूसरे साल वर्कर का होगा। फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं पूरी की पूरी कमेटी में, वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। विमेन वर्कर्स का भी होना इम्पॉर्टेंट है, और पूरी इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का रेशियो टू दी वुमेन मेंबर्स जो भी है, वही रेशियो प्रपोर्शन उस कमेटी में भी होना चाहिए। सपोज अगर 100 मेंबर्स हैं इस्टेब्लिशमेंट में, तो और उनमें से केवल 20 ही विमेन वर्कर्स हैं, तो 80-20 का रेशियो अगर वहाँ है तो 80-20 का रेशियो जीआरसी में भी होना चाहिए। और जीआरसी में और क्या कह रहा है, जीआरसी को कितना टाइम पीरियड मिला है? एप्लीकेशन, जो भी वर्कर का डिस्प्यूट जीआरसी के पास गया है, उसको 1 साल मिलता है कि वो 1 साल के अंदर जीआरसी को अप्लाई कर सकता है। जीआरसी मीन्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। और जिस दिन भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस दिन से 1 साल के अंदर वो जीआरसी को अप्लाई कर सकता है। जिस दिन जीआरसी के पास एप्लीकेशन पहुंच जाती है उस दिन से 30 डेज के अंदर उसको सेटल करना पड़ता है डिस्प्यूट। ठीक है, अब डिस्प्यूट सेटल, अब उसके बाद द डिसीजन, अब जो भी डिसीजन आया है जीआरसी का वो मेजॉरिटी के थ्रू आएगा, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से जितने मेजॉरिटी मेंबर्स बोल रहे होंगे वो डिसीजन को माना जाएगा कि वो डिसीजन है। और वो डिसीजन जब प्रोनाउंस होगा वो डिसीजन, मतलब जब कम्युनिकेशन होगा उस डिसीजन का वर्कर्स के पास, तो अगर मोर देन हाफ वर्कर्स मानेंगे उस डिसीजन को तभी वो डिसीजन को डिसीजन माना जाएगा। अदरवाइज अगर मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स अग्री नहीं करते हैं जीआरसी के डिसीजन पे, तो ऐसा माना जाएगा कि जीआरसी डिसीजन पे अराइव नहीं हो पाई है। और अगर ऐसा होता है तो जिस दिन भी जीआरसी ने अपना डिसीजन दिया है उस दिन से 60 डेज के अंदर जो वर्कर है, जो भी अग्रीव्ड वर्कर है, वो अप्लाई कर सकता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर को टू डिसाइड द डिस्प्यूट। अब इंडिविजुअल वर्कर की बात करें, सपोज कोई एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज कर दिया या डिसमिस कर दिया, रिट्रेंच कर दिया या अदरवाइज टर्मिनेट कर दिया किसी वर्कर को। सिंस वो इंडिविजुअल वर्कर है, लेकिन तब भी उस डिस्चार्ज, डिसमिस या रिट्रेंच से अगर वो वर्कर खुश नहीं है, और अगर इस वजह से एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और वो वर्कर ट्रिब्यूनल को एडजुडिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके पास ये राइट है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले उसको कॉन्सिलेशन ऑफिसर को कॉन्सिलेशन में अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर कॉन्सिलेशन वाली स्टेज पे मैटर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। और ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने के लिए उसके पास इन टोटल, मतलब जिस दिन भी वो पर्टिकुलर टर्मिनेशन हुआ है उस दिन से उसके पास 2 साल का टाइम है। वो इन टोटल पूरे के पूरे 2 साल के अंदर कभी भी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट जो कि चैप्टर 3 है ट्रेड यूनियन, वो पार्ट लेके जल्दी आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, जो मैंने समझाया अबाउट वर्क कमेटी एंड जीआरसी, वो आपको समझ में आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन बाय बाय।